नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूरे एक्शन में दिखे। सीएम ने जगहों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पटना में बन रहे बापू टावर, एमएलए फ्लैट का निरीक्षण किया तो अदालतगंज तालाब में लेजर शो को भी देखा उन्होंने, जो काफी आकर्षक दिख रहा था। इसके अलावे मुख्यमंत्री ने मंदिरी नाले पर शुरू किए गए विकास कार्य का भी जायजा लिया और सीएम ने मंदिरी के ड्रेनेज पंपिंग प्लांट का भी निरीक्षण कर मंदिरी नाले पर होने वाले सड़क निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को भी कई निर्देश भी उन्होंने जारी किए। तो ये दो तस्वीरें जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में दिखे। बापू टावर का उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद अदालतगंज तालाब में लेजर शो भी देखा उन्होंने। इन दो तस्वीरों को देखिए। कल यानी 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने पटना के मंदिरी नाले पर सड़क बनाने की घोषणा की। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मंदिरी नाला के विकास कार्य योजना का शिलान्यास किया था और एक दिन के बाद ही यानी आज मंदिरी नाले पर शुरू किए गए विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंच गए। सीएम के अचानक पहुंचने से अधिकारी हैरान थे, जबकि मंदिरी नाले के आसपास रहने वालों में खुशी दिखी। सीएम ने मंदिरी के ड्रेनेज पंपिंग प्लांट का निरीक्षण कर मंदिरी नाले पर होने वाले सड़क निर्माण के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम ने मंदिरी नाले के पानी को साफ कर पाइप के जरिए सिंचाई के लिए उपयोग में लाने का निर्देश भी दिया। साथ ही कहा कि शहर का गंदा पानी गंगा में ना जाए, ये सुनिश्चित करें। सीएम ने मंदिरी नाले पर बनने वाली सड़क को अशोक राजपथ के ऊपर से एलिवेटेड कर जेपी गंगा पथ से जोड़ने की बात कही। इससे कई रूट पर आने जाने वालों को सहूलियत मिलेगी और मंदिरी नाले के आसपास के क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए, एक्शन में आज नीतीश कुमार दिखे। अब खबर तो समझिए। नीतीश कुमार 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार मुख्यमंत्री बने और 7वीं बार कुर्सी संभालते ही नीतीश एक्शन में आ गए थे और सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की, फिर 7 निश्चय पार्ट 2 लागू किया और विकास कार्यों का स्थल का उन्होंने निरीक्षण करने लगे। 4 दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर को सीएम ने बिहार वासियों को कई सौगात दी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 15 योजनाओं का शिलान्यास और 12 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें मंदिरी नाला पर सड़क निर्माण भी शामिल है। अब नाले पर 2 लेन की सड़क बनेगी और मंदिरी नाला पर सड़क निर्माण की मांग बहुत पुरानी है। खुले नाले की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और दुर्गंध की वजह से आसपास के जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानी होती है। नाले पर सड़क निर्माण होने से तस्वीर बदलेगी और जो लोगों की परेशानियां हैं उन परेशानियों में उन्हें कमी आएगी, उनकी परेशानियां कम होगी। सड़क बनने से इलाके में विकास कार्य तेजी से हो पाएंगे और लोगों को आने जाने में आसानी होगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए ताकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके। बढ़ते अगली खबर की ओर और अब बात वैशाली की। वैशाली के तीसी औता में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत का दावा किया। हालांकि प्रशासन जहरीली शराब से मौत की बात को इनकार कर रहा है। रोती पिटती इन महिलाओं को देखिए। हालात बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ किसी की मौत हुई है। आरोप है कि जान जहरीले जाम ने ले ली। नहीं पिए हैं उस दिन वो शराबे पिए थे। शराब पी करके उनको एक आध उल्टी हुआ। उल्टी होने के बाद दवाई खिलाए, दवाई नहीं बचा उनको। उसके बाद फिर डॉक्टर को लेकर इलाज कराया, उससे भी नहीं हुआ। तो हम लोग बोले उसको बड़ा ले जाएंगे, तो बड़ा भी नहीं, वो जा नहीं पाए। बस गाड़ी आने के समय जब गाड़ी आते, गाड़ी आ भी नहीं आ पाया मेरे दरवाजे। सिर्फ एक नहीं, वैशाली जिले में एक रात में 3 लोगों की मौत हुई। तिसियौता थाना क्षेत्र के मैती गांव के अरविंद सिंह,
पदमौल गांव के मनोज सिंह और ठकौरी गांव के अर्जुन झा असमय काल के गाल में समा गए। कहा जा रहा है कि तीनों मरने वाले शराब के आदी थे। हालांकि पुलिस नहीं मानती कि मौतें शराब से हुई हैं। शराब से कुछ बोल रहे हैं, कुछ उनके भाई बोल रहे हैं कि आए 12 बजे रात में तो उनका तबीयत अचानक खराब था। बताए कि ठंडा लगने से भी मृत्यु हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना शराब पिया है, उनके परिवार के लोग को इसका जांच होगा। तीनों मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ऐसे में ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और ना ये साफ पता चल पाएगा कि मौत शराब पीने से हुई या नहीं। लेकिन मृतक अर्जुन झा के परिजनों ने पुलिस के सामने ही कह दिया कि उसकी मौत जहरीली शराब से ही हुई है। कह रहे हैं ना, ठकौली दारू का अड्डा है, मुफरवा का अड्डा है ठकौली है। 100 आदमी, कितना आदमी यहाँ अभी और मरेगा, आप देखिएगा। दारू बेचने वाला सब। तो प्रशासन कुछ नहीं करती? प्रशासन कोई कुछ नहीं करता है, आता है गाड़ी घुमा देता है, चला जाता है। जहरीली शराब से हो रही मौतों की वजह से ही सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की महासमीक्षा की थी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। हाल के दिनों में लगातार छापेमारी भी चल रही है और कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी की मौत शराब से हो जाती है तो ये पुलिस के लिए चिंता वाली बात होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करिए। खबर तो समझिए, हाल के दिनों में शराब से मौत की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा हो रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की महासमीक्षा की। अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिनके क्षेत्र में घटनाएं घटेंगी उन पर भी कार्रवाई होगी। महासमीक्षा के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग ने बहुत जगह छापेमारी की और पिछले 15 दिनों की बात करें तो पिछले 15 दिनों में 19,175 छापेमारी की गई है, जबकि 4,000 केस अब तक दर्ज किए गए हैं। पिछले 15 दिनों में 4,670 अभियुक्तों की इस गिरफ्तारी भी की गई है और 400 से अधिक गाड़ियों को शराबबंदी कानून के तहत जब्त किया गया है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए के पाठक को मद्य निषेध विभाग का मुख्य सचिव बनाया गया और मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर जब से के पाठक ने पदभार संभाला है तब से विभाग के द्वारा शराबबंदी को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार चल रही है। और इस बीच मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक बड़ी पहल भी की है। अब शराब से जुड़ी कोई भी जानकारी आम लोग सीधे तौर पर अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ शेयर कर सकते हैं और इसके लिए बेहद सख्त माने जाने वाले अधिकारी के पाठक ने अपना आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। के पाठक का नंबर आपको बता दे 9473400600 है, जो के पाठक ने जारी किया है और आप इस पर शराब से जुड़ी कोई भी जानकारी दे सकते हैं। शराब के खिलाफ ड्रोन से निगाहबनी की तैयारी है। रिवर पेट्रोलिंग की भी जाएगी ताकि नदियों के जरिए तस्करी को रोका जा सके। इतनी सख्ती के बाद भी घटना घटती है तो पुलिस को और सोचने की जरूरत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर और बड़ी खबर आपको सिवान से बता दें, जहां एटीएम काटकर 21 लाख से अधिक रुपए लेकर अपराधी फरार हो गए। तरवारा बाजार के इंडिया वन बैंक के एटीएम में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अपराधी शटर तोड़कर अंदर घुसे और गैस कटर से एटीएम को काटकर रुपए लेकर फरार हो गए। फिर चोरों ने एटीएम को बनाया निशाना। तीसरी आंख के सामने 21 लाख की चोरी। 3 दिन पहले ही डाले गए थे पैसे। सिवान जिले के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र स्थित SH 73 पर पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित इंडिया वन एटीएम के बाहर खड़ी भीड़ की ये तस्वीरें चोरी की वारदात के बाद की हैं। स्थानीय लोग खामोश होकर
दहशत भरी निगाहों से उस मंजर को देख रहे हैं जिसे बेखौफ चोरों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए अंजाम दिया है, वो भी थाने से महज कुछ ही दूरी पर। इधर चोर बेखौफ होकर इंडिया वन बैंक के एटीएम को काटकर पैसे बैग में भर रहे थे और तरवारा थाने की पुलिस कंबल तान कर सो रही थी। पुलिस इतनी गहरी नींद में थी कि उसको इस बड़ी चोरी की भनक तक नहीं लगी। जब पुलिस की कुंभकर्णी नींद खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद भी उसे पता नहीं चला। वारदात की खबर तब लगी जब सुबह स्थानीय लोग टहलने निकले। एटीएम की टूटी फूटी हालत देखने के बाद फौरन लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौका वारदात पर फौरन पहुंची, लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब सवाल है कि तरवारा थाने की गश्ती पार्टी कहां थी? थाने से महज कुछ ही दूरी पर चोरी कैसे हुई? पुलिस को चोरी की भनक क्यों नहीं लगी? इस बड़ी चोरी का जिम्मेवार कौन है? बताया जाता है कि चोरों ने एटीएम में रखे करीब 21 लाख कैश पर हाथ साफ किया है। इस बड़ी चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझिए। एटीएम लूट की ये कोई घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। 4 दिसंबर 2021 को सिवान में एटीएम से चोरी हुई थी और इंडिया वन बैंक के एटीएम से 21 लाख की चोरी होती है। फिर 21 नवंबर 2021 की बात करें तो पूर्वी चंपारण के कोटवा में लूट होती है। फिर एसबीआई के एटीएम सहित 35,77,000 कैश की लूट होती है। फिर 21 अक्टूबर की बात करें तो 21 अक्टूबर 2021 को पटना के एटीएम में लूट होती है। फुलवारी शरीफ में एटीएम में लूट होती है। एचडीएफसी में एटीएम सहित 21 लाख की लूट होती है। 3 अक्टूबर 2021 की बात करें तो मुजफ्फरपुर में लूट की वारदात होती है। गैस कटर से लुटेरों ने एटीएम को काटा और एटीएम काटकर 20 लाख की लूट की गई। हाल के दिनों में एटीएम को उठा ले जाने के मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल एटीएम से पैसे निकालने में काफी समय लगता है और एटीएम के लॉक को तोड़ना आसान भी नहीं होता है। साथ ही पकड़े जाने का डर भी रहता है और सीसीटीवी फुटेज से लुटेरे पकड़े भी जाते हैं और इसी से बचने के लिए लुटेरों ने एटीएम काटना शुरू कर दिया है। कैश सहित एटीएम को उठा ले जाते हैं, फिर सुरक्षित जगह पर एटीएम से पैसे निकालते हैं। हालांकि ये सभी घटनाएं पुलिस पर सवाल खड़ी करती है। सवाल ये कि अगर पुलिस पेट्रोलिंग करती तो ऐसी घटना नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बात खबर के असर की। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद बढ़े दबाव के बाद धर्मांतरण की साजिश के आरोपी शाह आलम ने एडीजी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी शाह आलम ने शनिवार को कटिहार की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। जबरन धर्मांतरण करवाया गया है। मेरे साथ आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण हुआ है। ये तस्वीर है शाह आलम नाम के उस व्यक्ति की है जिस पर जबरन एक महिला का धर्मांतरण कराने का आरोप है। हालांकि लगातार बढ़ते दबाव की वजह से शाह आलम ने कटिहार के एडीजी कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके गुनाह रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 25 अक्टूबर को कटिहार आजमनगर थाना क्षेत्र से एक मामला सुर्खियों में आया था, जहां महिला का जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया था। लेकिन इस महिला के द्वारा बड़े अधिकारी के पास लगातार गुहार लगाने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था।
ये है वो पीड़ित महिला जिनका ना तो हम नाम बता सकते हैं और ना ही चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन शाह आलम ने इस महिला के साथ जो किया है वो हैवानियत की इंतहा है। शाह आलम इस महिला के पति का दोस्त है। इसने कुछ दिन पहले ही महिला को अपने भ्रम जाल में फंसाया और शुरू कर दिया आर्थिक और शारीरिक शोषण। महिला का आरोप है कि शाह आलम उसे मकान में बंद करके रखता था, बुरी तरह से उसकी पिटाई करता था, अनैतिक काम करने का भी दबाव डालता था और नोटरी की मदद से जबरन धर्मांतरण की कोशिश की, जबकि महिला अपने धर्म में बने रहना चाहती थी। शाह आलम किस कट्टर सोच का व्यक्ति है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने स्टाम्प पेपर पर महिला का नाम बदलवाकर फातिमा कर दिया। जिस काम में मदरसे के मौलवी ने भी शाह आलम की मदद की। न्यूज 18 ने 29 नवंबर को धर्मांतरण से जुड़ी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया। खबर चलने के बाद शाह आलम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और दबाव में उसे 4 दिसंबर को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और अब चलिए इस पूरे खबर को समझने की कोशिश करिए। शाह आलम महिला के पति का दोस्त है और दोस्ती की वजह से घर में आना जाना शुरू हुआ था, जिसका फायदा उठाकर शाह आलम ने महिला को भ्रम जाल में फंसाया और महिला का आर्थिक और शारीरिक शोषण करने लगा। महिला को घर में बंद करके उसकी पिटाई करने लगा। यही नहीं, शाह आलम ने महिला का जबरन धर्मांतरण की कोशिश भी की। स्टाम्प पेपर पर महिला का नाम फातिमा बदलवाकर फातिमा कर दिया और मदरसे के मौलवी ने भी इसमें शाह आलम की मदद की थी। लेकिन महिला अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहती थी। महिला ने धर्मांतरण की साजिश का खुलासा किया और जिसके बाद उसने थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 29 नवंबर को न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और डिप्टी सीएम और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई का खबर चलने के बाद भरोसा दिया और खबर चलने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और शाह आलम की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज हो गई। शाह आलम पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, तब शाह आलम को सरेंडर करना पड़ा और उसने 4 दिसंबर को कटिहार कोर्ट में सरेंडर किया और महिला को डर से मुक्ति मिली। बढ़ते अगली खबर की ओर और अगली खबर आपको पटना से बता दें। पटना के कदम कुआं थाना के लोहानीपुर के उपाध्याय लेन में भीषण आग लग गई है और शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई है। आपको बता दें कि सिलेंडर में विस्फोट से ये आग देखते ही देखते भीषण रूप अख्तियार कर ली और इस दौरान घर के नीचे रखे प्लास्टिक के सामानों को अपनी चपेट में ले लिया। तंग रास्ते होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर नहीं पहुंच सकी। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बढ़ाकर सड़क पर खड़ा कर पाइप के सहारे आग बुझाई गई और आगजनी में 30 लाख से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार ने। में लोहानीपुर के उपाध्याय लेन में भीषण आग लगी है और यहाँ पर प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था और फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। देखिए, सारी चीजें जलकर खाक में तब्दील हो गई हैं। सिलेंडर भी इसकी चपेट में आया था और सिलेंडर से ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और उसके बाद आग ने देखते ही देखते भीषण रूप अख्तियार कर लिया और उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। तो सर्किट से बोल रहा, हमको नहीं पता, हम तो दुकान गए हुए थे। आग लगा तो भाई बीबी का फोन आया बच्चा का, भैया पापा चल रहे हैं, हम जल्दी आइए बचाइए। तो छत पर हाँ फैमिली पूरा रेसिडेंशियल है, रेंटर भी था ना मेरा, 2 रेंटर पर बेहोश होकर गिर भी गई है। लाख का नुकसान हो गया भैया। पूरी कोशिश लेकिन लाखों का नुकसान। पटना में, राजधानी में आज शाम आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहा आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।